सभी साथियों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और गोंडवाना समग्र आंदोलन से जुड़े सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। असल में कल बातों को रखते रखते नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पूरी बातें नहीं हो पाई थी और मुझे लगा कि जिस मंशा को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर मैं लाइव आया हूँ, उसकी लगभग जो बेसिक जो बातें थी वो तो आ गई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी जीजीपी की ओर से वो बातें नहीं आ पाई थी। तो मैंने कल ही कहा था कि हम जो है कल नेक्स्ट डे जो है फिर से 8 बजे आ जाएंगे और लाइव पाएंगे। साथियों, ये छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रहे थे। और कल मैंने जैसा एक मेरी चर्चा में मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कर एक बात मैं कहते कहते रुक गया था, जो बातें नहीं आ पाई थी, कि शासन चाहे कोई करे। ये एक राइटर हैं, रहे हैं कवि दुष्यंत जी का एक लेख था, मुझे जो याद आ रहा है कि शासन चाहे कोई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन चाहे कोई करे। पांडव करेंगे तो जुआ में हार देंगे और कौरव करेंगे तो साड़ी उतार देंगे। जनता तो बेचारी द्रौपदी है, वो ना कल सेफ थी ना आज सेफ है। वो कल भी सुरक्षित नहीं थी और आज भी सुरक्षित नहीं है। दर दर का भटकना उसके हिस्से पे है। तो ये बात हम पूरे भारतवर्ष की बात हम करें तो दिखता है, लेकिन चूंकि मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति यहाँ पर हमने देखा है। आज अगर हम जीजीपी की बात करते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करते हैं, तो बहुत से लोगों को बड़ा तकलीफ होता है कि ये गोंडवाना वाले हैं, तो क्या हम पिछले 70 सालों से गोंडवाना वाले रहे होंगे? प्रश्न ये है, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको कि इससे पहले भी मेरे बाप दादा ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे पुरखों ने बीजेपी और कांग्रेस को लगातार वोटिंग किया होगा। इसलिए किया होगा कि उन्हें लगा होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं इनका विकास होगा। कल मैं मिनी भारत की बात कर रहा था कि पूरा छत्तीसगढ़ मिनी भारत बन गया। बंगाल, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, देश के कोने कोने के लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, हमारे पूर्वजों ने कोई विरोध नहीं किया, बसाया उनको। इसलिए बसाया था हम लोगों ने कि हमें लगा कि उनके पास जो व्यापार करने के तरीके हैं, हमारे पास जो खेती करने के तरीके हैं, अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जो विकास है, समुचित विकास, संतुलित विकास जिसको हम कह सकते हैं, वो एक साथ बेहतर ढंग से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? आज जो हमारा आक्रोश है, जो हमारा विरोध है, वो एक मुद्दे पर नहीं है, कई मुद्दों को लेकर है। कांकेर की जो घटना है, जिसके वजह से, जिस विषय वस्तु को लेकर मैं कल लाइव आया था, कि कांकेर बस्तर की जो घटना है, वहां पर रोने के लिए बहुत से समस्याएं हैं जिस पर रोया जा सकता है। बहुत से इस तरह की जतायती हो रही हैं जिस पर चिल्लाया जा सकता है, चीखा जा सकता है। आप कोड़े भी, प्रशासन कोड़े भी मारता है, आप रोने भी नहीं दोगे। हम अपनी छाती, आपकी छाती तो पीट नहीं रहे हैं, आप हमारी छाती भी हमको पीट नहीं देंगे। अगर हम रोएंगे तो भी हम बागी हैं। तो शासन सत्ता ये तय कर दे कि हम लोगों को सामूहिक रूप से आत्महत्या करना होगा क्या? आदिवासियों के लिए मैं खासकर बोलता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि लगातार कल जब मैं लाइव था तो एक मित्र थे अभिषेक गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि सदियों से राम पथ गमन चल रहा है। मैंने तो कभी सुना नहीं, मेरी उम्र 43 साल के आसपास की है, मैंने कभी देखा नहीं कि राम पथ गमन आप कब से कहाँ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही रहा हूं मैं, और छत्तीसगढ़ में ये भी नहीं कि मैं केवल घर पे रहा हूं। पिछले 25-26 साल से मैं इस सड़कों पे अपने लोगों को, यहाँ के मुद्दों को लेकर जो है सड़कों पे रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैंने कभी राम पथ गमन सुना नहीं। तो आप हमें वो कल के ऐसे लोग बताएंगे राम पथ गमन के बारे में? और फिर राम पथ गमन अगर कहीं पर हुआ भी होगा, आप लोगों ने अगर सदियों से चला भी रहे होंगे, तो क्या कभी ऐसी कोई परंपरा आप में रही है कि आप आदिवासियों के देव स्थल से वहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को चुरा कर ले जाएं चुपके से, बिना किसी अनुमति के और सहमति के?
वहाँ के पुजारी को, वहाँ के गायता को, वहाँ के बैगा को मालूम नहीं है, गांव के मुखिया को नहीं मालूम है। और आप रहते कहाँ हैं? चलिए मैं आपको एकदम बड़ा स्पष्ट कर दूं आप सभी को। साथियों, मैं पेशा एक्ट की बात कर रहा था, मैं कानूनन बात करना चाहता हूं आपसे, विवाद नहीं चाहता मैं, अनावश्यक बात हम नहीं करना चाहते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी की लाइन को छोटा करने की बात नहीं करती। दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा कि हम किसी के लाइन को बिना टच किए, बिना मिटाए, हम अपनी लाइन इतनी आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं कि आप अपने आप में छोटे हो जाएंगे। और हम तार्किक लोग हैं, विज्ञान सम्मत लोग हैं, हम कपोल पंथ के लोग नहीं हैं। अपनी बात रखते हैं तो ठोस आधार पर रखते हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस पेशा एक्ट की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस देश में 4 तरह के कानून हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि नहीं, देश का कोई व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है। हम जानना चाहते हैं, आप बॉर्डर में रह लेंगे क्या? कारगिल में रहेंगे क्या? आप चीन के आसपास के जो बॉर्डर लाइन है वहां मकान ले लेंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। जहां पे आपके हमारे इस देश का जो परमाणु से संबंधित जो आयुध फैक्ट्री है, वहां पे आप निवास कर पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। इस देश में 4 तरह के कानून हैं। बॉर्डर लाइन के कानून अलग हैं, सामान्य क्षेत्रों के कानून अलग हैं, और ये बंदरगाह क्षेत्र के अलग कानून हैं, कस्टम से संबंधित। आप इधर चले आइए सीधा, अनुसूचित क्षेत्रों के कानून अलग हैं। आप उधर चले जाइए, 370 अभी हटाने की बात की कि हटा है वो 370 जो है, वहां के कानून अलग थे। तो इस देश में कई अलग अलग जगहों पे भारत के संविधान ने वहां के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से ये तय कर रखा है कि वहां पर किस तरह के कानून को लागू किए जाते हैं। विशेष कानून भी इस देश पे। 5वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो देश में टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जो 5वीं अनुसूची में आते हैं। और उस 5वीं अनुसूची में जितने राज्य हैं, उन राज्यों में 5वीं अनुसूची के जो उपबंध हैं, भारत जो भारतीय संविधान में जो दिया गया है, उसको अब खुलेआम यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों चाहे राज्य की सरकारें हों, ये इसको रौंदने का काम कर रहे हैं। और आप हमसे कहते हैं कि हम सवाल ना करें आपसे। आप हमारे ही घर में घुसकर, मेरे आंगन में घुसकर आप एक नए झंडे की बात करते हैं, एक नई परंपरा की बात करते हैं, हमको रौंदने की बात करते हैं। हमें आप कहते हैं कि हम आपके बाप को अपने बाप बना लें, हम सखी बाप को बाप बनेंगे और हमारे पिताजी को हम बाहर रख देंगे। कहां तक संभव है? आपके राजनीति में, आप लोगों के भ्रष्ट राजनीति के चक्कर में मैं अपने मान सम्मान स्वाभिमान, अपने संस्कृति को, अपने इतिहास को कहीं दफन कर रहा हूं, किसी नदी में विसर्जित कर दूं, क्या ये बेहतर होगा क्या? और फिर आप एक ऐसे लोगों से आपका संघर्ष चल रहा है, हम आदिवासियों को माना जाता है कि हम सहज हैं, सरल हैं, हम लड़ाकू नहीं हैं। अगर हम लड़ाकू होते और सहज नहीं होते तो हम बताते हैं छत्तीसगढ़ में आप बस नहीं पाते। ये बस्तर में जिस तरह के लोग आज बसे हैं, बस्तर की आप मेरी जो बातें चल रही हैं, यदि कहीं लाइव हो और शेयर कर दिए जाएं, शेयर की जाए इन बातों को। इनके आपके कलेक्टर और एसपी, आपके यहाँ के जितने भी सब डिवीजन स्तर के जो अधिकारी हैं, इन्हें 5वीं अनुसूची के उपबंध नहीं मालूम। मेरी तो कई बार चर्चा इनसे हुई है। बड़े बड़े आंदोलन में आपके आईएएस अधिकारी बैठ के रो के उठ के चल के जाते हैं। क्या तैयारी है आप लोगों की? जिस क्षेत्र में आप ड्यूटी सर्विस देने जा रहे हैं, सबसे पहले आप तय कर लीजिए कि आप जा कहां पे रहे हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों के जो उपबंध हैं वो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित हो, उस पर कोई संशोधन नहीं हो सकता। सरकारें परेशान क्यों हैं आज? लोग कहते हैं कि सरकारें चाहे तो डंडे मार के बस्तर को खाली करा सकती है, हम संशोधन कर लेंगे कहते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे पे आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। और यदि ऐसा कोई संशोधन करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि यदि ऐसा कोई भी संशोधन होता है, अनुसूचित क्षेत्रों की सरकारें अगर सोचती हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के जो बंद हैं उस पर कोई संशोधन करते हैं, तो धारा जो है 368 के संविधान के संशोधन, 368 के प्रयोजन के लिए वह जो है संशोधन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो आधारभूत ढांचे पे है। तो पहले ये जो आप धमकी देते हैं कि आपकी सरकारें जो वहां जाएंगी और संशोधन कर देंगी, तो वो आप नहीं कर सकते। वो 370 अलग चीजें हैं, आप यहां इसकी बात मत कीजिए।
दूसरी चीज मैं जो बता रहा हूं कि पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची जो क्षेत्र होते हैं, वहां जब तक कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बगैर देश, केंद्र का और राज्य का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो है अपने कानून को अपने मनमानी तरीके से उनकी सरकारें जो है लागू कराने में लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी जब ये बात आती है, शराबबंदी की बात दोनों सरकारों ने कहा था। रमन सरकार भी शराबबंदी की बात कर रहे थे बीजेपी के, और कांग्रेस सरकार वर्तमान में भी शराबबंदी की बात कर रहे हैं कि पूर्णतः इनकी घोषणा पत्र में था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे। अब आप ये दुहाई दे रहे हैं कि जब तक कि ग्राम पंचायतें ग्राम सभा करके कोरम के साथ ग्राम सभा करके हमको सहमति नहीं देती है, तब तक हम जो है शराबबंदी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर हमने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ठीक आप बोलते हैं, ऐसा कानून में है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शराबबंदी तभी होगी। तो केवल शराबबंदी पे आप पूछ रहे हैं कि हमारी सहमति चाहिए, बाकी जो आप जमीनों पर जो कब्जा करा रहे हैं बाहरी लोगों को जो आप पट्टे दे रहे हैं उस पर, हमारे जमीनों को आप छीन रहे हैं उस पर, हमसे पूछे बगैर, आदिवासियों से पूछे बगैर आपको यदि कहीं बांध बनाना हो तो डुबान में जो जमीन आएगी किसकी है? आदिवासियों की है, गरीबों की है, पिछड़े वर्ग की जमीन है। आपको कहीं खदान खोलना है, वो जमीनें कहां पर हैं? वहां भी आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी हैं। आपको कहीं पावर प्लांट लगाना है, किसकी जमीन अधिग्रहित करना है? एसटी, एससी, ओबीसी हैं। क्योंकि बस यही तीन वर्ग ऐसा है जो बाहुल्य तो है, इनके पास क्षमता तो है, पर ये जो है आपसे लड़ना नहीं चाहते। ये सहज लोग हैं। पूरे कारपोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थिति, तो पूरे बस्तर में जो बातें भी आई, रामपथ गमन की जो विरोध की जो बात आ रही है, वो विरोध केवल रामपथ गमन किसी धर्म, किसी झंडे, किसी मजहब की नहीं है, बल्कि आपके उस कृत्य से, उसको कृत्य नहीं कहता मैं, वो वैदिक भाषा में अकृत्य है, अपराध है। वो किसी भी नियम के विरुद्ध यदि जाकर कोई काम किया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी, यहां के जितने और नेता हैं जो सुनते हैं, आप ये तय कर लें, आदिवासी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं। हम नहीं भी पढ़े होंगे तो इतने सक्षम हैं, इतने स्वाभाविक हैं, नेचुरल रूप से हम समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो जब कानूनन जब कोई नियमावली बना है, कोई नियम है, कोई अधिनियम है, उसके विपरीत जाकर कोई काम करता है, वो कोई भी कृत्य सरकारें क्यों ना करें, तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए। और पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में आपने जिस तरह का हरकत किया है, आप किस तरह से रामपथ गमन की बात करते हैं, वहां पर आप कहते हैं कि हम 60 लोगों के ऊपर मामला पंजीबद्ध किए हैं। किसको दहशत पिलाना चाहते हैं सरकारें? जिस सरकार को हम लोगों ने सींचा है, बनाया है, जो सरकार यहां की जनता के दम पे बनी है, आप तानाशाह यहां राजशाही चला रहे हैं आप। तो पांचवी अनुसूची क्षेत्र के जो उपबंध हैं, वहां सीधा सा सिस्टम है कि सबसे पहले तो एडवाइजरी ऑफ काउंसिल की आप गठन कर लें। जब तक जनजाति सलाहकार परिषद नहीं होगा, तब तक आप जो है अपने मनमानी तरीके से जो काम कर रहे हैं, ये सही ठीक नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी आप काम करते हैं, सबसे पहले आप जो है इसका प्रस्ताव, इस बात की जानकारी आप महामहिम राज्यपाल को दें। आप होते कौन है हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाले? अनुसूचित क्षेत्रों में आपके अनुसूचित क्षेत्रों के, बल्कि वहां की पूरी योजना को भी जो एडवाइजरी ऑफ काउंसिल होगी, छठी अनुसूची में जो एडवाइजरी ऑफ काउंसिल होती है वो निर्वाचित होकर आती है। लेकिन पांचवी अनुसूची क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ की बात मैं करूं तो वहां जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जो 20 सदस्य होते हैं, एडवाइजरी ऑफ काउंसिल जो कहलाएंगे, या सलाह परिषद जो कहलाएंगे, जनजातीय सलाह परिषद जो कहलाते हैं, ये जो है इनका मनोनीत किए जाते हैं और ये महामहिम राज्यपाल करते हैं। अब बताएं कि बस्तर में कौन कौन है आपके वो सदस्य, और उन सदस्यों के द्वारा आज एक और चर्चा हो रही थी
पेशा एक्ट पे एक चर्चा हो रहा था। सरगुजा के ग्राम पंचायत लटोरी में एक कार्यशाला रखी गई थी। प्रदेश के कदावर नेता और मंत्री जो है टीएस बाबा वहां उपस्थित रहे हैं। उस पर मैं उनको सुन रहा था, उनका संबोधन सुन रहा था, मैं उनकी बात अपने तरीके सुन रहे थे। आखिर कब तक आप बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कोसोगे? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास पूरे एडवाइजर हैं, आपके पास जो है अधिवक्ताओं के एक बड़ी टीम है। आप जब वहां पर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो पहले के जो पेशा एक्ट है उस पेशा एक्ट में परामर्श और सलाह नाम के शब्द हैं, उस पर हमको आपत्ति है, वो हम उससे खुश नहीं। आपको इस बात को इतने दिन केवल इस बात को कहने के लिए आपने इतना बड़ा पंडाल लगाया है। यहां आपने कहा कि सहमति लेना चाहिए। सहमति शब्द से भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपत्ति है। माननीय मंत्री जी, सलाह, ये परामर्श, सलाह और सहमति, ये तीनों शब्द जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। हम कहते हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के मामले में, किसी भी मामले में भूमि अधिग्रहण नहीं, इसके अलावा भी आपने पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी देव स्थल हैं आदिवासियों के, चाहे वो बमलेश्वरी हो, डोंगरगढ़ हो, कुदरगढ़ हो, रामगढ़ हो, तमाम जगहों पे जिस तरह का आपने ट्रस्ट बनाने का प्रयास किया है, शासकीय स्तर पे आपने कहा ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट बनाने का जो काम है असंवैधानिक है आपका। कैसे आप ट्रस्ट बनाएंगे हमारे सहमति के बगैर? तो ये ट्रस्ट बनाने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से वो है, विकास के जो योजनाएं हैं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनकी जो ग्राम सभाएं हैं, देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज मैं सुन रहा था उसमें उन्होंने कहते ग्राम पंचायत यदि कहती है तो ग्राम पंचायत की सलाह पर, सहमति पर सरकारें जो है भूमि अधिग्रहित कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? कैसे करेंगे आप? ग्राम पंचायत की जो समिति होती है उसमें पंच, सरपंच के अलावा कुछ है नहीं। पर जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तब उसमें एक ग्राम सभा की बात करते हैं तो उस ग्राम पंचायत के 1/3 लोग 60% मात्र शक्तियों सहित सम्मिलित होते हैं उस सभा में, और एक जिस विषय वस्तु पे चर्चा हो उस पर एक बृहद चर्चा होता है, उस पर कोई प्रस्ताव पारित होता है, वो माना जाता है। सहमति नहीं कहते उसको, जन सुनवाई कहते हैं, और खुली जन सुनवाई होनी चाहिए। आज इस क्षेत्र में 2-3 चीजें और मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे जितने साथी हैं आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। अब मैं जो भी बातें बोल रहा हूं केवल यूं ही नहीं बोल रहा हूं, किया हुआ काम ही है। आप पता कर सकते हैं सरगुजा में हुआ ही है। सरगुजा में करीब 13 पावर प्लांट, जैसे ही 2003-4 में बीजेपी की सरकार आई तो उनके जो मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, उन्होंने कहा था कि सरगुजा को हम हब बना देंगे। यहाँ पर जो है करीब 13 प्रस्तावित पावर प्लांट थे, एक भी नहीं लगा है। इसकी रीजन थे, रीजन ये नहीं थे कि किसी ने उनको कुछ कमी थी, वो चाहते थे कि सरगुजा को निगल जाएं बकायदे। बल्कि मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समय इफ्को पावर प्लांट का पहला जो वो चीज था यहां पर दौरा हुआ था, और तब लोगों ने कहा था कि यहां लग के रहेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहली पार्टी थी, सड़कों से उतर कर कम से कम दर्जनों बड़े आंदोलन किए, गिरफ्तारियां हुई, इस पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। और उस जनसुनवाई में हम लोगों ने जब जनसुनवाई का दौरान था, प्रेमनगर में खुली जनसुनवाई रखवाई गई थी। कलेक्टर साहब वहां बैठे हुए थे, बाकी तमाम आला अधिकारी थे, खूब पुलिस फोर्स के साथ लोग पहुंचे थे। लेकिन इधर हमारे लोगों ने तय कर रखा था कि 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट कहता क्या है। और कलेक्टर साहब से बाकायदे हम लोगों ने कहा कि साहब यदि खुली जन सुनवाई है तो कलेक्टर अपने पद के साथ उस खुली सुनवाई में यदि बैठना चाहते हैं तो खुली जन सुनवाई का जो अध्यक्षता कर रहे हैं जो स्थानीय व्यक्ति होता है उसको आप बाकायदे लिखित में आवेदन देंगे, उनसे अनुमति लेंगे आप। और ऐसा है
और फिर हुआ यही, उन्होंने अपना कलेक्टर साहब ने बाकायदे अनुमति के लिए आवेदन भिजवाया और वो निरस्त कर दी गई, अमान्य कर दिया गया। जब रोहित, मेरा ख्याल है कि कलेक्टर रोहित यादव थे उस समय, क्योंकि मुझे एसडीएम तो याद हैं अमृतलाल दरुआ, ये जब बातें ये हो चुकी हैं, इससे पहले भी यहाँ तो 4 से 6 बड़े शिविर पे हम लोगों ने बाकायदे अधिकारियों को बैठने नहीं दिया है। आप कौन होते हैं, विधि विरुद्ध तरीके से जन सुनवाई कैसे करा सकते हैं आप? ये बातें कोई इन बातों को इसलिए दोहरा रहा हूं मैं ताकि ये लोग समझ सकें कि आखिर है क्या ये आपको हमको जिस तरह से प्रशासन ने आदिवासियों को जड़ से उजाड़ने का जो खेल कर रहा है, ये संभव नहीं है। और आप बस्तर से शुरुआत की है और हम बस्तर को हर हाल में बस्तर को हम सेफ रखेंगे, वो हमारा हृदय स्थल है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा नेता वहां पर तिरुमाल हेमलाल मरकाम जी आज से नहीं वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, युवा हैं। उनके पूरे साथियों सहित जिस तरह का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है कि सोहन पोटाई भी उसमें थे, एक जनपद सदस्य रहे हैं राजेश भास्कर जी, कन्हैया उसेंडी जी, सुमेर नाग जी, नारायण मरकाम वगैरह, ये योगेश नरेटी, आपने जो युवा वहां के लोगों के सुख दुख में हैं, वहां के समस्याओं के लिए समस्याओं को लेकर सड़कों पे आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई सरकारों को और उनके नुमाइंदों को, उनके अधिकारियों को जिन लोगों से बात करनी चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं हेमलाल मरकाम जी, सोन पटाई जी जो है सांसद हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। तो ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार उनको एफआईआर करती है और 2 अलग अलग एफआईआर करती है और कहती है कि हमको गिरफ्तार करेंगे, आप जो है एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपकी इस तरह की कार्रवाई को का घोर निंदा करता है और आपको आगाह करता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से आप बचें, या बल्कि ये निरस्त जिस तरह का आपने मामला दर्ज कराया है, ये निशर्त तत्काल इसको जो है खात्मा पे भेज निरस्त करें। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने संबद्ध संगठनों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही तिथि को गांव गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका पुतला दहन कराने के लिए हम बाध्य होंगे, सड़कों पे उतर के गिरफ्तारियां दी जाएंगी और जेल भरो आंदोलन यहीं से शुरुआत करेंगे। जितना करना था आप लोगों को, हमारी इसकी एक सीमा होती है। जिस तरह से आप लोगों ने किया या कोहराम मचा रखा है पूरे क्षेत्रों में, आपके गौठान जाके देख लें, अभी आप सरगुजा आए थे, क्या लगता है गौठान आपके जाने के बाद लोग आपके पीठ पीछे, अब तो आप मिट्टी चोर हो गए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप गौठानों की बात करें, आपके पूरे मवेशी शहरों में घूम रहे हैं, गांव के मवेशी किसान अपने घर में बांध के रखे हैं। और गौठानों को जब आप देखने आते होंगे, उस समय आपकी ग्राम पंचायत के सचिवों को बोल दिया गया, टीए को बोल दिया गया, जनपद अध्यक्ष को बोल दिया गया कि जितना ज्यादा गायों को हो लाके वहां बांध दिया जाए, और 1 दिन के लिए पूरा आप सजवा देते हैं। आप आइए सूरजपुर, किसी ने अचानक आ जाइए, आप फोटो दिखवा लें, आप तस्वीरें भी घुमा लीजिए, वहां के आप मंगवा लीजिए, वीडियो मंगा लीजिए, हम भेज देंगे आपको। तो आपको ये नहीं पता चलता क्या कि जब आप आते हैं तो पूरे शहर को बहरूपियापन जैसा सजा दिया जाता है? आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर हाल में छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान, एसटी, एससी, ओबीसी, सामान्य वर्ग की उन तमाम लोगों के साथ जो पीड़ित हैं, किसी न किसी मामले में हम उनके साथ खड़े हैं। लोग जरूर कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों की ज्यादा बात करती है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास 10 बच्चे बैठे हैं और जो बच्चा सबसे पीछे है, या जो परेशान है, या जो रो रहा है, जो किसी तकलीफ में है, तो आप सबसे पहले उसकी बात जरूर करेंगे। और ये स्वाभाविक चीजें हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जिस तरह से सरकारें जो काम कर रही हैं, वो विधि विरुद्ध तो है ही, साथ में मानवता के खिलाफ भी है। बस्तर हो, सरगुजा हो, कल मैं एक बात दोहरा रहा था कि बस्तर और सरगुजा की 22,000 लड़कियां जो गायब हैं,
क्या वर्तमान सरकारें, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो क्या इस पर यहाँ के गृह मंत्री उस मामले पर, चूंकि रमन पूर्ववर्ती सरकार के समय की ये बात है कि 22,000 लड़कियां गायब हैं, मातृशक्ति गायब हैं, और इसको सदन में सरकार ने स्वीकारा है, तो क्या वर्तमान सरकार इस मामले पे दखल देकर इस पर कोई योजना बनाकर उनकी खोजबीन करेगा, या उसको ये मान लेगा कि पूर्ववर्ती सरकार की गलती है, वो दोबारा जब सरकार में आएगा तो ही खोज ले। बना अधिकार के मामले हैं, बना अधिकार के मामले लंबित हैं, आप पट्टे उनको दिए जा रहे हैं, बना अधिकार के पट्टे जो कभी काबिज थे नहीं। किसान जो 5 एकड़ 3 एकड़ 7 एकड़ जो वर्षों से काबिज काश्त हैं, 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, आप उनको मात्र 50 डिसमिल 50 डिसमिल 25 डिसमिल का पट्टे दे रहे हैं। सरगुजा में तो इस बना अधिकार के नाम पर कम से कम कुछ भी नहीं, तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए का लेन देन और वसूली हो गया, और डीएफओ ऑफिस में बैठा एक शख्स जो है इस काम को किया। क्या रेंजर डीएफओ इनके बिना सहमति से काम हो जाता होगा? साथ ही ये जो सिस्टम जो है सरकार की, ये सही नहीं है। सरकारें तानाशाह की ओर बढ़ रही हैं, इनको लोकतंत्र राजनीति को थोपने का प्रयास आप कर रहे हैं, जबकि लोकनीति से राजनीति की ओर आपको जाना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा बार बार ये आग्रह है, निवेदन है उनसे कि जिस तरह से आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपके लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में, वो जो है गलत है। पेशा एक्ट का सीधा सा उद्देश्य है, भारतीय संविधान के भाग 10 में जो 5वीं अनुसूची है, अगर हम इसकी बात करें और पेशा एक्ट की बात करें, दोनों ही अनुसूचित क्षेत्रों के मूल निवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर पर उनको मजबूत करने के लिए जो है, उनको सुरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जो है बनाए गए हैं। लेकिन इसके उलट आप अपना काम कर रहे हैं। आपने केवल पिछले 70 सालों से बारी बारी आप दोनों ने शासन किया है इस देश पर, बीजेपी और कांग्रेस ने, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ा वर्ग को, यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को एक वोटर के अलावा आपने कभी आदमी ही नहीं माना, एक वोटर के अलावा आपने कभी उसको मानव ही नहीं समझा। चुनाव के समय जिस तरह से आप लोग बात रखते हैं, ये चुनाव के समय जिस तरह से दारू, मुर्गी, पैसा, साड़ी, कंबल लेके निकलते हैं और बांटते हैं। अभी मरवाही चुनाव में मैं प्रभारी रहा हूं, वो उपचुनाव था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए, उस शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, इसका उचित नहीं लगता, लेकिन मैंने उम्मीद किया था कि आप बीजेपी के समय जब लाठीचार्ज हुआ था तो आप भी कहीं घायल हुए थे, सरकार की ज्यादती के खिलाफ आप लड़ रहे थे। वहां पे मैं महसूस किया था कि जिस समय आप मुख्यमंत्री हुए, मुझे लगा कि आप शायद भावनाओं को समझेंगे। आपने अजीत जोगी को गुरु बना लिया। वहां पर लोगों ने कहा जोगी जी पहले बंटवाते थे, अब हम तो थे नहीं, हम तो पहली बार गए थे वहां पर। तो आपने भी शुरू किया। एक एक पोलिंग बूथ पर हमें देख रहा था आपकी काम को तैयारी। और मुझे मालूम है कि बस्तर में कितना बड़ा मारपीट हो जाए, कितने लोग रोज मारे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की कत्ल हो रहे हैं नक्सली फर्जी मुठभेड़ में, लेकिन आपको असर नहीं पड़ेगा। वो असल में क्या है, आपके मंत्री भी तो है ना, क्या नाम, कवासी लखमा जी, आबकारी मंत्री हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां भी चलती होंगी, बातों को समझ रहे होंगे आप हमारा। हम बात ऐसे ही रखते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके बीजेपी और कांग्रेस के पर्दे के पीछे जिस तरह से आदिवासियों को समूल नष्ट करने की जो साजिशें आप कर रहे हैं, ये हमको साफ साफ दिखता है जीजीपी को। और आज हम इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई और जंगल से लेके जेल तक की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। संवैधानिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपसे। जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि कांकेर की जो चक्का जाम जो किए वो आपराधिक मामले हैं उनके ऊपर, जिस क्षेत्र में पुलिस जो घुसी है वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है।
और अनुसूचित क्षेत्र में घुसने से पहले एडवाइजरी ऑफ काउंसिल से आपको बात करनी थी। यदि रामपथ गमन का कोई यात्रा, कोई योजना वहां पर था, तो आपको स्थानीय लोगों से पहले अनुमति और सहमति लेनी थी, उसके बाद हो जाएगा। और इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में जब 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट दोनों ही स्पष्ट करते हैं, खासकर 5वीं अनुसूची में साफ साफ है कि ऐसा कोई भी कृत्य जो है अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता जिससे वहां रहने वाले जो मूल निवासी हैं, जो जनजाति हैं, उनके किसी सामाजिक, राजनीतिक, उनके धार्मिक, उनके पारंपरिक प्रथा, उनके किसी रूढ़ी पर किसी तरह का अतिक्रमण होता हो। तो आप जब वहां से रामपथ गमन का जब यात्रा निकालते हैं तो हमारे धार्मिक क्षेत्रों से जब आप निकालते हैं, वहां की मिट्टी उठाते हैं, वहां जाके नए झंडे लगाते हैं, अपने तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, तो वो धार्मिक डकैती कहलाता है। वो आप एक तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं। जहां पे निषेध है 5वीं अनुसूची, वहां पर रोक लगाती है। आप ढंग से पढ़ें उसको। तो पहली गलती आप लोगों ने किया है, अनुसूचित क्षेत्रों में जहां पे निषेध किया गया है उसी कृत्य को आपने किया है, तो वो अकृत्य हो गया। तो पहला अपराध यदि पंजीबद्ध किसी पर होना था साहब, तो वो आप पर होना था जो उसकी अगुवाई कर रहे थे। जो रामपथ गमन की जो अगुवाई कर रहे थे उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। और वो कार्रवाई जो है वो कोई छोटी कार्रवाई नहीं है। वो संविधान के खिलाफ आप कहे हैं। 5वीं अनुसूची की जो बातें हैं वो भारतीय संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244, 244(1), तो 244 5वीं अनुसूची है। आपने भारतीय संविधान के किसी खंड पे जो उपबंध है उसका आपने उल्लंघन किया है, तो आपके ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सीधा घुसने का प्रयास करते हैं। तो देशद्रोही का जो आरोप है आपके ऊपर होना चाहिए। आप हमको बोल रहे हैं। हमने क्या किया है? हम तो देश के संविधान पे जो लिखा है उस उपबंध की रक्षा के लिए, उसके कानून की रक्षा के लिए हम सामने खड़े हो गए हैं कि आप जो कर रहे हैं संविधान के विपरीत है, आप जो कर रहे हैं नियम के विरुद्ध है, आप जो कह रहे हैं कानून के विरुद्ध है, आप जो कह रहे हैं रामपथ गमन की बात कर रहे हैं वो देशद्रोह है। हमने कहा है तो क्या गलत कहा है? आप बताइए, मैं आपके राम मंदिर में कोई बकरा काट सकता हूं क्या? आप बताइए किसी श्याम मंदिर में मैं मुर्गी काट लूं? अब बताइए किसी ऐसे वैष्णो देवी में जाके मैं क्या शराब चढ़ा दूं? हमारी परंपराएं रही हैं। साथियों, ये तमाम बातों को इसलिए मैं रख रहा हूं क्योंकि मेरी बातें जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से रखे जाने की थी। मेरे तमाम साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप इस बात की भली बात समझ लें कि आप अनुसूचित क्षेत्र में यदि निवास करते हैं तो सरकारों अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारों की 1 इंच जमीन नहीं है, और होती तो सरगुजा में पावर प्लांट लग गए होते। इफको पावर प्लांट यहां आया था, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट यहां आया था, एनटीपीसी इंडिया बुल्स यहां पर आया था। ये लड़ाइयां ऐसी लड़ी गई हैं और हम नहीं लड़े, आप लोगों ने ही लड़ा है इस लड़ाई को। यहाँ के किसानों ने लड़ा है, यहाँ के मजदूरों ने लड़ा है, हमने तो उससे सीखा है। बल्कि तो ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो साफ साफ कहना है कि राज्य सरकारें 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बिना किसी सहमति के किसानों से बिना पूछे, परामर्श नहीं, बल्कि मेरी बातें अगर टीएस सिंहदेव तक जब पहुंचता हूं तो माननीय टीएस सिंहदेव से मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा कि हम परामर्श से शब्द से हमको जो है आपत्ति है, बल्कि सहमति होनी चाहिए। तो सहमति कैसा? घर में जाके सहमति होगी? खुली सुनवाई कहा जाता है साहब इसको। खुली सुनवाई जिस गांव का जमीन अधिग्रहित होना हो, जो उससे प्रभावित होंगे, उसके अलावा उसके आसपास के वो लोग जो उसके वजह से प्रभावित होंगे। आप कोई पावर प्लांट लगाते हैं, नदी रोकेंगे आप, उसके धूल और कण वहां होंगे, वहां के वातावरण दूषित होंगे, वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रभावित तो सब हुए। तो इस तरह का जो जन सुनवाई होता है वो खुली जन सुनवाई होती है, और खुली जन सुनवाई में वहां का जो अध्यक्षता करेगा वहीं का व्यक्ति होगा, और सबको बोलने का मौका, उसकी बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये
आप लोग जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में जिस तरह से घुस के जो बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आप अपने परंपराओं के नाम पर हमारे रथ को रोक रहे हैं। क्यों नहीं रोकेंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3)(1) या 13(3)(क), 13(3)(a) ऐसा बोल लेते हैं हम उसको, तीनों तरह से पढ़ते हैं। तो 13(3)(क) स्पष्ट करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में वहां के रहने वाले जो जनजाति हैं, उनकी जो प्रथा है, रूढ़िगत जो प्रथा है, जो परंपराएं हैं, उसको विधि का बल प्राप्त है। देश का संविधान कहता है कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िगत परंपराएं हैं, उसको विधि का बल प्राप्त है। और कहते बने हैं, सूरजपुर यहाँ पर हम कोर्ट में हैं, कोर्ट में साफ साफ दिखता है, 1-2 मामले हम लोगों ने यहाँ पे जीता है, डिग्री कराया है उस पर। और विधि का बल, जब वो कहता है कि विधि का बल प्राप्त है, तो हमारी परंपराएं ही, आप जो है जब हिंदू लॉ को हम पढ़ते हैं, आदिवासियों से संबंधित अगर बात हो रही है, मैं कांकेर की बात कर रहा हूं, तो कांकेर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस मुद्दे को लेकर कांकेर की बात अगर हम रख रहे हैं, तो कांकेर में आदिवासियों की बात रख रहा हूं, आदिवासियों पे वहां पे गोंडों की बात कर रहा हूं। तो गोंड की जब बात करता हूं वहां पर मैं, तो उनकी परंपराओं की भी बात कर रहा हूं। थोड़ा सा उस पर चले जाना बहुत जरूरी है। गोंड जाति का किसी भी व्यक्ति के ऊपर हिंदू लॉ लागू ही नहीं होता। अरे हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। 1971 में त्रिलोचन प्रति गुलबिया प्रति त्रिलोचन का मामला था। 1971 में एसपी सेन के बैच ने कहा कि गोंड हिंदू नहीं है, वो जो है अपनी परंपराओं, रूढ़िगत परंपराओं से शासित होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति खुद को गोंड कहता है, गोंड व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू हूं, तो ये भार उसी के ऊपर ही क्यों साबित करे कि किस तरह से है। 4 वर्ण है, 4 में कहीं भी गोंड नहीं दिखता। देखिए, इसको अन्यथा नहीं लेना है। अदर लोग भी मेरे उस चीज को सुन रहे होंगे कि हम धर्म पे कैसे बात करते करते, तो ये लड़ाई किसे, इस लड़ाई को इसलिए हम कर रहे हैं, लड़ाई संवैधानिक है, पर जो अपराध हो रहा है वो धार्मिक डकैती का है। संवैधानिक इसलिए है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आप घुस करके रामपथ गमन का यात्रा निकाल रहे हैं। डर यह है कि वहां की जो रूढ़ी प्रथा है वो समाप्त हो जाएगी, और उसी रूढ़ी के दम पर आदिवासियों को, गोंड जाति को यह मान्यता मिला हुआ है कि आप अपनी रूढ़ी को जब तक आप मानते हैं तब तक आप गोंड हैं, तब तक आप गोंडी धर्म के लोग माने जाएंगे, और तब तक आपके जितने भी फैसले हैं, चाहे वो विवाह अधिनियम के फैसले हों, चाहे उत्तराधिकार के फैसले हों, वो आपके पर्सनल लॉ पे होंगे, आपके परंपराओं पे होंगे, आपके रूढ़ी पे होंगे। जिस दिन आप रूढ़ी छोड़ेंगे, तो सरकारें को मैं एक आईना दिखाना चाहता हूं कि आप अनुसूचित क्षेत्रों में जहां पर रूढ़ी और परंपराएं जीवित हैं, भाजपा और कांग्रेस के नेता जो बड़े लीडर हैं, जो पूंजीपति हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मेरा तो हाथ जोड़ के आग्रह उनसे भी है जो बीजेपी कांग्रेस में हमारे विधायक और मंत्री हैं, जिनका छठी बरही इसी समाज ने किया है, जिनको बेटी रोटी इसी समाज ने दिया है, और मरोगे तो क्रियाक्रम भी यही समाज करेगा। तो मेरा आग्रह आपसे है कि आप ऐसे किसी दल के साथ कैसे खड़े हैं जो आपकी संस्कृति को समूल नष्ट करने की स्थिति में है। आप मरोगे तो वो आपको क्रियाकर्म करेंगे क्या? तो रूढ़ी की बात हम कर रहे थे कि सरकारें चाहती क्या है। देखिए, ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों पर मेरा आरोप है कि आप दोनों जो है पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पार्टी हैं। आप बाकी 85% जो यहाँ के किसान हैं, जो निचले तबके हैं, उनको आप रौंदना चाहते हैं, उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहित कर लेना चाहते हैं। आने वाले समय में ये दर दर भटके आप चाहते हैं। तो आपने क्या किया? आप सबसे अधिक जमीनें कहां पर भी हैं? जहां पे मजदूर किसान रहता है, जंगलों पे, कंदराओं के आसपास, नदी के आसपास बसते हैं गांव, वहां की जमीनों के नीचे खनिज संपदा है, और आप चाहते हैं कि जमीनों की खनिज संपदा कैसे मिले। 5वीं अनुसूची के जो उपबंध हैं वो आपको रोकते हैं वहां जाने से। पेशा एक्ट सीधा आपको सहमति नहीं मिल पाता, तो आपने एक नया तरीका निकाला कि ये 5वीं अनुसूची के जो उपबंध हैं, जिसमें ये इनको हम खत्म कर सकते हैं, या 3(13) का जो कहता है कि
आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। यह 5वीं अनुसूची कहता है कि इनके बिना सहमति के आप उनकी जमीन को अधिग्रहित नहीं कर सकते। पेशा एक्ट कहता है कि आप जो है ग्राम प्रस्ताव, बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना एक खूंटा नहीं गाड़ सकते आप। तो तीनों ही एक ऐसे अधिनियम है, कानून है, नियम है जो है आप सरकारों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, पूंजीपतियों को वहां जाने से रोकती है। सरकारें क्या करती हैं? आप गुलामी कर रहे हैं पूंजीपतियों की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। आपको असंतुलित दोहन करना है जंगलों का, असंतुलित दोहन करना है जंगलों का, पहाड़ों का, नदियों का, खनिज संपदा का। तो आपने सबसे पहले उस जगह पे उनके रूढ़ी को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, रामपथ गमन उसी का एक साजिश का हिस्सा है। हम आस्था हमारे लिए भी है, जितने राम आपके हैं राम हमारे भी उतने ही हैं। ऐसा कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा नहीं जिसके सामने से हम सर झुका कर ना निकलते हो। हम भी उनको उतनी इज्जत देते हैं। पर इस तरह का आस्था के नाम पर यदि आप किसी के आदिवासी समाज का, उसकी संस्कृति को मिटाने, उसके रूढ़ी को समाप्त करने के लिए साजिश करते हैं पर्दे के पीछे रह के, रामपथ गमन के नाम पर। कल एक मित्र ने यही लिखा था कि रामपथ गमन जो है एक रास्ता शुरू से बना हुआ है, 4 तस्वीरें हैं उसमें, 4 तरह के नक्शे हैं। आप किस में जाएंगे? आप रामगढ़ पहाड़ है हमारे यहाँ, सरगुजा में एक रामगढ़ है, माना गया है कि विश्व का सबसे पुराना नाट्यशाला है वो। अब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है विदेशियों से, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ को जो पढ़ते हैं, बोले कि सतयुग का आदमी 14 हाथ का था, त्रेता युग का आदमी 7 हाथ का था, द्वापर और कलयुग का आदमी 3.5 हाथ का था। अब त्रेता युग की घटना है, अगर मैं उसको मान लूँ तो अब पता नहीं, मैं तो मैंने पढ़ा नहीं, आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे उस पर। अब 7 हाथ के तो सीता जी तो 7 हाथ की रही होंगी, तो जो सीता बेंगरा बना है वो तो मुश्किल से 3 फीट का है। अब कैसे रुकते थे, कैसे बैठते थे आप लोग, कहना नहीं चाहिए, सवाल तो उठते ही हैं सब चीजें। आप हम हमारे ऊपर बिगड़ रहे हैं, लाले यादव के ऊपर बिगड़े, वो तो इलाहाबाद कोर्ट में तमाम ग्रंथों पे जो है सवाल उठा के बैठे थे। वो बहुत से हम उस पर बोलना नहीं चाहते। हमारा कहना है कि आप जिसको मानना है मानो, पर आप ऐसा कोई अपने धार्मिक कृत्य को ऐसा ना करें कि आप हमारे चीजों को रोकते हुए चले जा रहे हैं। इस तरह के कई मामले हैं। और इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है संघर्ष की पार्टी है, आंदोलन के नाम पर हम पैदा हुए हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम महानायक रहे हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जो गोंडवाना समग्र आंदोलन के, उन्होंने कहीं भी, आज जो सबसे अनुशासित अगर पार्टी है, आज जितनी भीड़ में बाकी दल जो है आग लगा लेते हैं, चक्का जाम करके हुड़तंगली कर लेते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सबसे अनुशासित पार्टी रहा है। यदि कभी हम लोगों से कोई ऐसी बात हुई भी होगी तो हमने स्वेच्छा से जाकर गिरफ्तारी दिया होगा, पर ऐसा कोई काम हमारे लोग आज तक नहीं किए भीड़ के दम पर कि हम किसी की संपत्ति पर, किसी के जल जंगल पर हम लोगों ने कब्जा किया है। आप पूरे बस्तर और कांकेर में आप वहां के नेताओं को, जो वहां के मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, उनको आप नक्सली करार देते हैं। इसके 2 रीजन हैं। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, बीच में बड़ा बात चल रहा था कि कल्लूरी एक आप लोगों का हनुमान था प्रशासन का, पिछले रमन सिंह के जमाने में कल्लूरी का बड़ा नाम था। कल्लूरी को सरगुजा ने शांत कर दिया। कराइए कभी डिबेट, सुने हम। मीना खलखो मौत आप लोगों को शायद याद होगा, किसी गिरफ्तारी हुई? उस छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह से पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो भी रहे हों, जिस तरह से कृत्य करके उसको गोली मार दिए नक्सली बोल के। कई सालों बाद पता चलता है, जांच एजेंसी कहती है कि इसके साथ जो है गलत हुआ था और इसकी हत्या हो गई थी। अभी रमन सिंह के ऊपर जो गिरफ्तारियां की बात आ रही हैं, जो एफआईआर हुए हैं पूर्व मंत्री के विरुद्ध, मुख्यमंत्री जी, अब चूंकि माननीय इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हत्यारे तो हैं वो, माननीय तो बोलता ही था मैं, क्यों माननीय बोलेंगे आपको? तो रमन जी स्पष्ट करें, कितने आदिवासियों की हत्या आप कराए? जांच एजेंसी कहती है, बाद में आपका कल्लूरी ये कबूलता है कि 300 घरों को उसने खुद आग लगवाया था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जो केंद्र से जो पैसा आता है नक्सली उन्मूलन के नाम पर,
नक्सली खात्मे के नाम पर उसकी जो भत्ते आते हैं, केवल उस भत्ते के लिए आप लोगों को गोली मार के, निर्दोषों को गोली मार करके अपने घर चला रहे हैं। आपके बाल बच्चों के ब्लड में इस तरह के पैसे, इस तरह का पालन पोषण आप करते हैं और आपको लगता है कि आप बेहतरीन राजनीति कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे भारत में इस तरह के हो रहे जाति के खिलाफ जो है सड़कों पे लड़ेगी और चाहे इसके लिए कुछ भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। हम कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जरूरत पड़ा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तो लिखेंगे। ये क्या तरीका है आप लोगों का? तो ये जो कांकेर की घटना जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हर हाल में कांकेर में जिस तरह का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है वहां के आदिवासी लीडरों के ऊपर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा नेता के ऊपर, उसके साथियों के ऊपर, ये तत्काल वापस लिए जाने लायक है। यदि इसको समय रहते आप निरस्त नहीं करते हैं, खात्मा नहीं करते, इस केस को वापस नहीं लेती सरकार, तो सरकार इस बात के लिए ध्यान रखे कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम जो है इस आंदोलन को बहुत तेज करेंगे। आपके विरुद्ध जो है हर जगह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। ये समझौता योग नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने मामला पंजीबद्ध किया है, वहां पर पहला मामला दर्ज उन पर कीजिए जिन लोगों ने उस क्षेत्र पर जो है रथ गमन का आयोजन किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। और मैंने कल भी कहा कि ये लड़ाई मुख्यमंत्री जी आपके और आपके पिताजी के बीच की है, सम्माननीय नंद बघेल जी का और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के, ये आप दोनों के बीच की बात है। वो कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं, आप उस बखेड़े के बाद जो खाई पैदा होता है राजनीति में, आपको लगता है कि आपकी उस पिताजी की वजह से कुछ खाई बन गई, उसको आप पाटने निकलते हैं। तो आप हमारे आदिवासी क्षेत्रों के दैविक स्थल की मिट्टी से नहीं पाट सकते, ये गलत बात है। आप कहीं और से पाटिए। आप हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों से जो करवा रहे हैं, और इस काम में फिर पूरे ब्यूरोक्रेट्स को आपने लगा दिया। आपने कहा कि कलेक्टर को, कलेक्टर यही काम करेगा, कलश चार्टर निकालेगा, आपके एसपी करेंगे, आपके एसडीएम में काम करेंगे। और फिर वहां पर आपने जब हमारा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा नेता जब सवाल करते हैं कि कलेक्टर कैसे घुस के बात करेगा, यहां पर आपके पास जवाब नहीं, आप हाथ जोड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां पर हमारे समाज के मुखिया को, गायता मुखिया बैगा जो होते हैं, उनको 2 बार आप जुर्माना दे चुके हैं। आप बात कर लीजिए सिद्धार्थ कौल परदेसी भी उस समय वहां पर रह चुके हैं। बकायदे सुअर बकरा और दारू देना पड़ता है आप लोगों को। क्यों ऐसा करते हैं आप? फिर ऐसी गलती करते हैं, फिर आप जब आपको जब जनता घेर लेती है तो आप कहते हैं कि हमें मंजूर है जो आप सजा करें। तो आप ऐसा कोई प्रयास ना करें। वहां पर कांकेर अकेला नहीं है, बस्तर अकेला नहीं है। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, मैं जानता हूं आप लोगों की साजिशों, ये हमारे जो युवा नेता हेमलाल जी हैं, उनकी जो साथीगण है, ये नक्सली उससे लिए नहीं है कि नक्सली उससे ना बोल दीजिएगा। बल्कि मैं आपको बता दूं, इसी में रमन शासन काल में बुढ़ादेव तालाब के पास मैंने कहा था, आपके एक बड़े अधिकारी बड़ा घूर के देख रहे थे, मैंने कह दिया था उनको कि मैं नक्सली हूं। कौन नक्सली नहीं है? नक्सली पूरी सरकार नक्सली है। बीजेपी सरकार नक्सली थी, कांग्रेस सरकार नक्सली है। ये आप जीवित रखें इन लोगों को। आप मंगाते हैं, कहां से हथियार आते हैं? यहां पर चारों बॉर्डर सील है, उसके बाद कैसे हथियार यहां पे आ रहे हैं? नक्सलवाद बस्तर से शुरू हुआ है क्या? नक्सलवाद बस्तर से शुरू हुआ है, सरगुजा से शुरू हुआ है? नक्सलवाद कहां से शुरू हुआ है बताने की जरूरत नहीं है, पता कीजिए कि कहां से शुरू हुआ नक्सलवाद। ये नक्सलवाड़ी कहां पर है, नक्सलवाद कहां से, कहां के थे, कि ये सब पढ़िए, बुक में बहुत मिलते हैं आप लोगों के। लगाइए एजेंसी आप, अब पता कीजिए कि कहां के मामले हैं ये। नक्सलवाद जहां से शुरू होता है, वहां के लोग यदि छत्तीसगढ़ में बसे हो तो पहली पूछताछ उनसे करनी चाहिए थी आपको, यहां के लोगों से नहीं। हम तो किसान लोग थे, हम नागर जुआ खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। एक टाइम खाना खा के सोने वाला जो समाज है, वो कभी नक्सलवाद नहीं होते। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मेरा आग्रह है साथियों, आप सभी ने जो एक समय मुझे दिया है,
लाइव होने का मैं लाइव आया, अपनी बातों को मैंने रखा है। पेशा एक्ट की बातें हैं, लगभग सभी बातें आ गई हैं। मैं बीच बीच में जब कभी ऐसा कहा जाएगा, मैं आज आने का जो मुख्य उद्देश्य था कल और आज का, वो एक ही बात थी कि यदि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कांकेर मामले में रामपथ गमन का जो घटना है, उस घटनाक्रम में जिन लोगों ने रामपथ गमन का आयोजन किया है उनके ऊपर एफआईआर करे, पहली मांग। दूसरी चीज कि जिनको पर एफआईआर भी कर रहे हैं, जो हमारे आदिवासी लीडर रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो लीडर हैं, इनके जो 60 साथियों से जो एफआईआर की आप बात की उसको वापस लें, नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक ही तिथि को, एक ही समय को पूरे छत्तीसगढ़ में जो है चक्का जाम करने को हम बाध्य होंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके लिए सभी साथी बल की तैयारी कर लें, अभी से जुट जाएं। गिरफ्तारियों से डरने की जरूरत नहीं साथियों। ये आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम कहते थे कि एक पीढ़ी तो लड़ते लड़ते गुजरेगी, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे नहीं, अगर आप जीवित हैं तो आपका गलत का विरोध तो करना होगा। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लोकतांत्रिक संवैधानिक संघर्ष को जो है महत्व देता है, और हम चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम सब मिलकर कांकेर में हुए इस घटना का निंदा करें, विरोध करें, इस पर ज्ञापन सौंपें, अभी से तैयारी कर लें। जब कभी हाईकमान, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हाईकमान की ओर से ये निर्देश जारी होता है कि इस मामले में सरकार जो है तानाशाही या हट से पीछे नहीं हट रहा है, प्रतिष्ठा का सवाल बना के अनावश्यक रखा है, तो जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक ही तिथि को, जो भी तिथि तय होंगे उस तिथि को हम जो है चक्का जाम, जेल भरो आंदोलन, आमरण अनशन, जिस तरह के निर्देश जारी होंगे उस पर अमल करेंगे। और जो है ये तानाशाही जो सरकार है कांग्रेस की, भूपेश जी जिस तरह के गड्ढों को पाटने की तैयारी कर रहे हैं हमारे मिट्टी से, हम इसका खुल के विरोध करेंगे। आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय गोंडवाना, जय बड़ादेव, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़, सादर जय जोहार।